इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द हंग्री स्टोन्स बाय R.N. टैगोर। ये एक शॉर्ट स्टोरी है रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है। और एक सिंगल वीडियो में लाइन बाय लाइन इतना बड़ा स्टोरी कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट इसको कवर करूंगा और ये वीडियो पार्ट 1 रहने वाला है। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा, तब नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से अपलोड कर दूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। My kinsman and myself were returning to Calcutta from our puja trip when we met the man in a train. मैं और मेरे एक रिलेटिव कलकत्ता में से पूजा ट्रिप से लौट रहे थे ट्रेन में, जबकि हम लोग का इस आदमी से मुलाकात हुआ। From his dress and bearing, we took him at first an up-country Mohammedan, but we were puzzled as we heard him talk. उसका वेशभूषा से, ड्रेस से और उसका व्यवहार से तो हम लोग को लगा कि वो एक कोई गांव का रहने वाला मुस्लिम व्यक्ति होगा, लेकिन जैसे ही उसने बात करना शुरू किया हम लोग काफ़ी चौंक गए। He discoursed upon all subjects so confidently that you might think the disposer of all things consulted him at all times in all that he did. वो इतना कॉन्फिडेंटली हर विषय में बातचीत कर रहा था कि लगता होगा कि गॉड ने, डिस्पोजर ऑफ ऑल थिंग्स यानी गॉड द क्रिएटर, कि गॉड ने हर चीज़ बनाते वक्त भी उसी को डिस्कस किया होगा, इतना वो सर्वज्ञानी था। Hitherto we had been perfectly happy as we did not know that secret and unheard of forces were at work, that the Russians had advanced close to us, that the English had deep and secret policies, the confusion among the native chiefs had come to a head. अब तक तो हम लोग, hitherto मतलब अब तक, तो अब तक तो हम लोग काफ़ी खुशी थे उसका बातचीत से, क्योंकि हम लोग को काफ़ी अनजाना चीज़, अननोन चीज़ पता चल रहा था। जैसे इंग्लिश का कोई सीक्रेट पॉलिसी था, रशियन हम लोग के करीब आ चुके थे और कुछ सीक्रेट आर्मी का अपना काम कर रहा था, और नेटिव चीफ्स में जो कुछ झमेला हो रहा था वो सुलझ चुका था। बट आवर न्यूली एक्वायर्ड फ्रेंड सेड विद अ स्लाई स्माइल, देयर हैपन मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन आर रिपोर्टेड इन योर न्यूज़पेपर। ये जो कोटेशन है एक्चुअली हैमलेट का एक कोटेशन से थोड़ा सा अनुप्रेरित है, शेक्सपियर का लिखा हुआ हैमलेट। तो इसमें क्या बता रहे हैं इस लाइन में कि हम लोग का जो नया ये दोस्त बने थे ना, उन्होंने एक छोटा सा चतुर सा चलाक सा स्माइल के साथ बोला कि न्यूज़पेपर में जितना खबर छपता है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ एक्चुअल में होता है। एज वी हैड नेवर स्टर्ड आउट ऑफ आवर होम्स बिफोर द डिमीनर ऑफ द मैन स्ट्रक अस डम विथ वंडर, क्योंकि हम लोग इससे पहले कभी अपना घर से बाहर निकले नहीं थे, तो ये जो व्यक्ति था, इसका जो आचार व्यवहार था, बात करने का तरीका था, इससे हम लोग काफ़ी चौंक गए, काफ़ी हम लोग इम्प्रेस्ड हो गए इससे। बी द टॉपिक एवर सो ट्रिवियल, ही वुड कोट साइंस और कॉमेंट ऑन द वेदास और रिपीट क्वार्टर्स फ्रॉम सम पर्शियन पोएट, एंड एज वी हैड नो प्रिटेंस टू अ नॉलेज ऑफ साइंस और द वेदास और पर्शियन, आवर एडमिरेशन फॉर हिम वेंट ऑन इंक्रीजिंग। अब कितना भी छोटा मोटा टॉपिक क्यों ना हो, ये हमेशा इसका आदत था कि ये हर बात में साइंस को लेकर कुछ कोटेशन करेगा, या वेद में कुछ कमेंट करेगा, या कोई पर्शियन पोइट का कोई लाइन कोट करेगा। और क्योंकि हम लोग को ना तो पर्शियन का नॉलेज था, ना वेद का नॉलेज था, और ना ही साइंस का कुछ खास नॉलेज था, तो उस व्यक्ति के लिए हम लोग का जो एडमिरेशन है, जो रिस्पेक्ट है, वो बढ़ता गया। यहाँ तक कि एंड माई किन्समैन अ थियोसॉफिस्ट वॉज फर्मली कन्विंस्ड दैट आवर फेलो पैसेंजर मस्ट हैव बीन सुपरनैचुरली इंस्पायर्ड बाय सम स्ट्रेंज मैग्नेटिज्म और ऑकल्ट पावर, बाय एन एस्ट्रल बॉडी और समथिंग ऑफ दैट काइंड। और यहाँ तक कि मेरे जो रिलेटिव थे, जो कि थियोसॉफिस्ट भी थे, तो उसको तो ये पक्का मानना था कि हम लोग के ये जो फेलो पैसेंजर, ये सर्वज्ञानी व्यक्ति, ये सुपर नेचुरली इंस्पायर्ड है, कोई ना कोई मैग्नेटिज्म या कोई दैव शक्ति, ऑकल्ट पावर, या फिर कोई एस्ट्रल बॉडी, कोई महाजागतिक कोई वस्तु इसको ये एनर्जी, इसको ये ज्ञान दे रहा है। ही लिसन टू द tritest saying that fell from the lips of our extraordinary companion with devotional rapture and secretly took down notes of his conversation. वो मेरा जो रिलेटिव है, वो इस नया पैसेंजर का बात, मतलब छोटा से छोटा बात भी, हर वो बात जो उसका होठों से निकल रहा था, बहुत ध्यान से सुन रहा था, जैसे कि कोई मतलब भगवान का बात सुनता है वैसे सुन रहा था, और यहाँ तक नोट डाउन भी कर रहा था। आई फैंसी दैट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन सॉ दिस एंड वॉज अ लिटिल प्लीज्ड विद इट। और मुझे ये पता भी है, मैं ये सोचता हूँ कि शायद वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति थे, सर्वज्ञानी हम लोग के को पैसेंजर, वो इस बात को नोटिस कर रहे थे कि वो उसका बात नोट डाउन कर रहा था, और इससे वो कुछ खुश भी हो कि चलो कम से कम मुझसे वो ये लोग इम्प्रेस्ड है। When the train reached the junction, we assembled in the waiting room for the connection. जब ट्रेन जंक्शन में पहुंची तो हम लोग असेंबल हुए थे, एक जगह मिले थे वेटिंग रूम में, कि चलो जब नेक्स्ट ट्रेन नहीं आता तब तक थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। It was then 10 p.m. 10 बज रहा था रात का, and as the train we heard was likely to be very late owing to something wrong in the lines, I spread my bed on the table and was about to lie down for a comfortable doze. तो जैसे कि हम लोग को खबर आया कि लाइन में कुछ गड़बड़ी है जिसका चलते ट्रेन काफ़ी लेट होने वाला है,
तो मैं अपना आराम से बिस्तर बिछा दिया टेबल में और एक छोटा सा झपकी के लिए मैं लेटने वाला था। When the extraordinary person deliberately set about spinning the following yarn, इसी वक्त में ये जो सर्वज्ञानी व्यक्ति थे ये क्या किए, ये खुद ब खुद आए और एक कहानी बुनने लगे। स्पिनिंग द yarn का मतलब होता है कि कहानी बना के बोलना। तो मतलब ये स्टोरी के जो नैरेटर है उनको लगा था कि ये को पैसेंजर जो मतलब स्टोरी बता रहे हैं वो थोड़ा सा बनावटी है। ऑफ कोर्स आई कुड गेट नो स्लीप दैट नाइट। और जाहिर सा बात है कि एक बार उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति का कहानी शुरू हुआ तो इतना लंबा चला कि उस रात और मुझे नींद नसीब नहीं हुआ। अब जो हम लोग का मेन स्टोरी द हंग्री स्टोन शुरू होने वाला है वो अब हो रहा है, यानी कि ये को पैसेंजर अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा है जो उसके साथ घटा था, और यही मेन स्टोरी है द हंग्री स्टोन। ओके, तो अब ध्यान से समझते हैं, यहाँ से एक्चुअल स्टोरी शुरू हो रहा है। When, owing to a disagreement about some questions of administrative policy, I threw up my post at Junagadh and entered the service of the Nizam of Hyderabad. तो जब एक डिसएग्रीमेंट हुआ था, कुछ चीज़ लेके डिस्प्यूट हुआ था पॉलिसीज़ को लेकर के, तो मैंने क्या किया, मेरा जो पहला पोस्ट है जूनागढ़ में मैं जो काम करता हूँ वहाँ मैंने रिज़ाइन कर दिया और किसका यहाँ चलाया, हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनका वहाँ सर्विस लिया। ये किसका बात हो रहा है, ये अभी वो जो सर्वज्ञानी को पैसेंजर है वो अपना बात बता रहा है, ठीक है। अब वो हीरो हो गया है। They appointed me at once as a strong young man, collector of cotton duties at बारिच। तो बारिच में जो कॉटन ड्यूटी होता था, ठीक है, कॉटन के ऊपर जो टैक्स लिया जाता था उसको किसी को कलेक्ट करना है ना, कलेक्टर, जैसे आजकल के दिन में डीएम होता है तो वैसे तब कलेक्टर कहा जाता था। तो वो कॉटन ड्यूटीज़ का कलेक्टर का पद में मुझे नियुक्त कर दिया गया क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग यंग मैन था, दौड़ भाग करके काम कर सकता था। अब वो लोकेशन का डिस्क्रिप्शन दे रहे, बहुत ही खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है, ध्यान से समझिएगा। बारिच इज़ अ लवली प्लेस। बारिच एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। द शुस्ता चैटर्स ओवर स्टोनी वेज एंड बैबल्स ऑन द पेबल्स, ट्रिपिंग लाइक अ स्किलफुल डांसिंग गर्ल इन थ्रू द वुड्स बिलो द लोनली हिल्स। शुस्ता ये एक्चुअली एक रिवर का नाम है जो उस जगह में से बहता था, शुस्ता नदी। तो शुस्ता नदी क्या करता था कि पहाड़ी पत्थरी जगह में से वो अपना पानी का मीठा मीठा आवाज़ से बहता रहता था, ठीक जैसे एक स्किलफुल, एक बहुत ही एक्सपीरियंस डांसर जैसे अपना मधुर छंद से वो नृत्य करती है, ठीक वैसे ही शुस्ता नदी अपने लहरों से आवाज़ करती हुई, एक नर्तकी जैसे आवाज़ करती हुई पहाड़ों में, जंगलों में से बह रही थी। A flight of 150 steps rises from the river, and above that flight, on the river's brim and at the foot of the hill, there stands a solitary marble palace. ठीक शुस्ता नदी का ऊपर से 150 स्टेप, एक सीढ़ी का 150 पैरों का सीढ़ी ऊपर चल रहा था, और उस सीढ़ी के ऊपर क्या था, रिवर के किनारे में और पहाड़ी का नीचे में एक अकेला मार्बल का महल खड़ा हुआ था। Around it there is no habitation of man, the village and the cotton mart of बारिश being far off. और इस महल के आसपास कोई जनवस्ती नहीं था क्योंकि जो गांव था और बारिश का जो कॉटन मार्ट था, कॉटन का दुकान या बस्ती बाजार कह लीजिए, वो दोनों ही काफ़ी दूर थे। तो ये एकदम निराला, प्रकृति निर्जनता में बसी हुई बहुत खूबसूरत सा एक महल था। About 250 years ago, the Emperor Mahmud Shah II had built this lonely palace for his pleasure and luxury. तो इसको एक्चुअली ये हिस्टोरिक पैलेस, इसको किसने बनाया था, सम्राट महमूद शाह द सेकंड ने, ठीक है। और किस लिए बनाया था कि एकदम निराले में उनको जब थोड़ा सा मतलब कुछ एंटरटेनमेंट करने का हो गया, थोड़ा रेस्ट करने होगा, अपना लग्जरी के लिए एक प्लेजर पैलेस के तौर पे, एक विनोदन आमोद प्रमोद का महल के तौर पे उन्होंने इसको बनाया था। इन हिज डेज जेट्स, अब देखिए बहुत ही बारीकी से इस पैलेस का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। इन हिज days, jets of rose water spurted from its fountains, and on the cold marble floors of its pray-cooled rooms, young Persian damsels would sit. तो उनके दिनों में, यानी जो महमूद शाह द सेकंड थे जो इनको बनाए थे, इस महल को बनाए थे, तो उनके दिनों में क्या होता था, इस महल में फवारे हुआ करते थे और फवारों में से रोज़ वाटर निकलता था, ठीक है। और इसका जो ठंडी ठंडी मार्बल का फ्लोर था उसमें यंग पर्शियन डैम्सल्स यानी वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो पर्शियन बहुत ही खूबसूरत लड़की क्या करती थी, यंग लड़की इसमें आकर के ठंडा मार्बल का फ्लोर में बैठती थी। देयर हेयर disheveled बिफोर bathing and splashing their soft naked feet in the clear water of the reservoirs would sing to the tune of the guitar the ghazals of their vineyards. तो पर्शियन लड़की क्या करती थी, अपना बाल को खुला रख करके नहाने से पहले, ठीक है, अपने जो सॉफ्ट और नंगे पैर है
उसको बहुत ही जो साफ़ पानी रहता था ना वो रिजर्वॉयर का, ठीक है, जहाँ पे फवारा का पानी जमा होता था, वहाँ पे साफ़ पानी में सब कुछ दिख रहा था। वैसे वो अपना पैर डुबो करके और बाल खुला रख करके वो लोग गाना गाती थी, गिटार का सितार का सुर में गज़ल गाती थी अपना वाइनयार्ड का। द फाउंटेन्स प्ले नो लॉन्गर, द सॉन्ग्स हैव सीज्ड, नो लॉन्गर डू स्नो वाइट फीट स्टेप ग्रेसफुली ऑन द स्नोई मार्बल। आज हालांकि वो फाउंटेन से और रोज़ वाटर नहीं गिरता, आज वो पर्शियंस ब्यूटीफुल गर्ल और कोई गाना नहीं गाती, आज और कोई सफ़ेद पैर गोरा पैर इस ठंडे मार्बल का ज़मीन में नहीं पड़ता। मतलब क्या, ये इतिहास हो चुका है आज, और ये सब कोई नहीं है, कोई जनबस्ती नहीं है इसका कोई, और वो जो ग्लोरी था वो रिचेस था आज और ये नहीं है, लेकिन ये पैलेस अभी भी खड़ा है। It is but the vast and solitary quarters of cess collectors like us, men oppressed with solitude and deprived of the society of women। आज यहाँ पे बस क्या है, आज इस सुंदर सा ऐतिहासिक महल में क्या है, कोई खूबसूरती नहीं है, बस ये सेस कलेक्टर्स यानी टैक्स कलेक्टर, मेरे जैसे टैक्स कलेक्टर इसमें है। कैसा व्यक्ति हम लोग हैं कि जो सोसाइटी से अलग है और महिलाओं का से दूर दूर जिनका कोई नाता नहीं है, तो एकदम बोरिंग सा अभी इसका इनहेबिटेंट हो गया है। Now Kareem Khan, the old clerk of my office, warned me repeatedly not to take up my abode there। लेकिन मेरा जो सहकर्मी था, कलीग था, करीम खान, ओल्ड यही ऑफिस का जो ओल्ड क्लर्क, उसने मुझे बार बार मना किया था कि मैं जहाँ मर्जी अपना रहने का जगह स्थिर कर लूँ, इस पैलेस में मैं ना रहूँ। पास द डे देयर इफ़ यू लाइक सेड ही, बट नेवर स्टे द नाइट। उसने मुझे ये भी कहा था कि अगर तुमको मतलब दिल करे तो तुम दिन में भले वहाँ रह जाओ, रात में खबरदार कभी मत रहना। आई पास्ड इट ऑफ विद अ लाइट लाफ। मैंने हल्का सा हंस के उसका वो कमेंट उड़ा दिया कि ये सोच रहा है कि मैं डर जाऊंगा, मैं डरने वाला थोड़ी हूँ। द सर्वेंट्स सेड दैट दे वुड वर्क टिल डार्क एंड गो अवे एट नाइट। यहाँ तक कि जो सर्वेंट्स थे उन्होंने भी कह दिया कि वो मतलब अंधेरा होने तक तो काम करेंगे लेकिन रात होने से पहले चल जाएंगे। आई गेव माई रेडी एसेंट, यानी मैंने अपना संगे संग अपना सहमति दे दिया। द हाउस हैड सच अ बैड नेम दैट इवन थीव्स वुड नॉट वेंचर नियर इट आफ्टर डार्क। इस पैलेस का, इस महल का इतना बदनामी था कि यहाँ तक चोर भी रात के बाद यहाँ के इसका आसपास मंडराते नहीं थे। एट फर्स्ट द सॉलिट्यूड ऑफ द डिजर्टेड पैलेस वेड अपॉन मी लाइक ए नाइटमेयर। पहले पहले ये जो पैलेस था, इसमें तो कोई बस्ती तो नहीं था, पूरा फांका पैलेस था, तो इसका एक जो सॉलिट्यूड है, जो अकेलापन है, ये मेरे ऊपर बोझ जैसा लगता था, एकदम नाइटमेयर, एक बुरा सपना जैसा ये मुझे कूट कूट के खाता था। आई वुड स्टे आउट एंड वर्क हार्ड एज लॉन्ग एज पॉसिबल, then return home at night jaded and tired, go to bed and fall asleep। मैं क्या करता था, मैं बाहर रहता था, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके काम करता था और पूरा मेहनत करके इस हालत में थका हारा घर आता था कि बस कैसे भी, jaded and tired मतलब completely exhausted, थका हारा घर आता था कि बस मैं बिस्तर में जाऊँ और एकदम नींद आ जाए। Before a week had passed, the place began to exert a weird fascination upon me। अब क्या हुआ कि एक हफ्ता जाते ना जाते ही इस जगह ने मेरे ऊपर एक अजीब सा एक फैसिनेशन, एक अजीब सा अट्रैक्शन मेरे ऊपर इसने क्रिएट करना शुरू किया। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और टू इंड्यूस पीपल टू बिलीव, बट आई फेल्ट एज इफ द होल हाउस वॉज लाइक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्लोली एंड imperceptibly digesting me by the action of some stupefying gastric juice। ये काफ़ी मुश्किल है इसको बयां करना या लोगों को समझाना, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि पूरा महल जैसे एक जीता जागता प्राणी है और ये अपना अंदर, अपना पेट के अंदर मुझे निगल रहा है, जैसे एक गैस्ट्रिक जूस पेट के अंदर, जैसे हम लोग का खाना गैस्ट्रिक जूस से नहीं पचता है, तो वैसे ही एक अपना इसका कोई अजीब सा मैजिकल गैस्ट्रिक जूस है जो मेरा ऊपर वो ढाल रहा, मुझे पचा रहा और मुझे निगलने का कोशिश कर रहा। Perhaps the process had begun as soon as I set my foot in the house, but I distinctly remembered the day on which I first was conscious of it। हालांकि मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस है मुझे निगलने का या हाउस का मेरे ऊपर एक मैजिकल इन्फ्लुएंस स्टार्ट करने का, ये उसी दिन से शुरू हुआ था जिस दिन मैंने पहले इसमें कदम रखा था। बट मैं उस दिन का बात अब बताने जा रहा हूँ जिस दिन मैंने सबसे पहली बार कॉन्शियसली इस बात को रियलाइज़ किया। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द समर। अब वो वही दिन का बात बता रहे हैं जिस दिन उनको पहला ये चीज़ एहसास हुआ। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द समर, समर सीजन का शुरुआत था। एंड द मार्केट बीइंग डल, आई हैड नो वर्क टू डू। और मार्केट काफ़ी मतलब क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी था तो मार्केट में उतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं था, फाँका मार्केट था, तो मेरा ज़्यादा काम था नहीं। A little before sunset, I was sitting in an armchair near the water's edge below the steps। तो बस सूर्यास्त से थोड़ा ही पहले मैं क्या कर रहा था कि
वो पानी का किनारे यानी जो नदी है शुस्ता नदी उसका किनारे में एक आर्म चेयर लेके बैठा था आराम से। वो 150 वाला जो स्टेप था ना, स्टेप का नीचे नदी के किनारे बैठा था, आर्म चेयर लेके आराम कर रहा था। द शुस्ता हैड श्रंक एंड संक लो, अ ब्रॉड पैच ऑफ सैंड ऑन द अदर साइड ग्लोड विद द यूज ऑफ द इवनिंग। तो शुस्ता नदी क्या होता, क्योंकि गर्मी था, सूखा पड़ा था, तो वो काफ़ी सूख गया था, उसका वाटर लेवल काफ़ी लो हो गया था और उसमें बालू का जो एक पैच है वो दिखने लगा था, ठीक है। और शाम का जो एक रोशनी रहता है, जो एक लाल आभा रहता है, उससे वो काफ़ी शाइनिंग एंड ग्लोइंग कर रहा था, ठीक है। ऑन दिस साइड द पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द क्लियर शैलो वाटर्स वर ग्लिसनिंग। तो एक तरफ बालू का चला शाम का वो मतलब सेटिंग सन का आभा से बढ़िया चमक रहा था, और एक तरफ शुस्ता का जो एकदम क्लियर वाटर है उसमें एकदम आर पार दिखता है, तो उसका नीचे जो पेबल्स छोटे छोटे थे वो भी चकचका रहे थे, शाइन कर रहे थे। There was not a breath of wind anywhere, and the still air was laden with an oppressive scent from the spicy shrubs growing on the hills close by. एक थोड़ा सा भी हवा कहीं भी नहीं चल रहा था और एकदम थम सा गया था चारों तरफ। और क्योंकि कोई हवा चल नहीं रहा था तो बहुत ही एक मैजिकल सा, बहुत ही एक अजीब सा, भारी सा एक सुगंध आ रहा था। आसपास की ही पहाड़ी में कुछ स्पाइसेस ग्रो करते थे, तो उसका एक अजीब सा सुगंध आके पूरा जैसे माहौल को भारी करके रख दिया था। As the sun sank behind the hilltops, a long dark curtain fell upon the stage of the day, and the intervening hills cut short from the time in which light and shade mingle at sunset. तो जैसे ही सूरज धीरे धीरे डूबने लगा पहाड़ी के पीछे, एक लंबा सा घना काला चादर पर्दा जैसे लगे कोई बिछा दिया पूरा दिन के ऊपर। और इंटरवेनिंग हिल्स यानी बीच में आता हुआ पहाड़ी जैसे लगा कि दिन का समय को काट करके जल्दी से अंधेरा को ला दिए, दिन और रात का फासला को काट करके जल्दी से शाम ला दिए। ओके, आई थॉट ऑफ गोइंग आउट फॉर अ राइड। मैं सोचा था कि एक थोड़ा राइड लेके बाहर जाऊंगा। एंड वॉज अबाउट टू गेट अप व्हेन आई हर्ड अ फुटफॉल ऑन द स्टेप्स बिहाइंड। ठीक जैसे मैं सोचा कि एक राइड के लिए मैं बाहर निकलूंगा, ठीक वैसे ही मुझे क्या सुनाई दिया, मेरे पीछे सीढ़ी में एक पैरों का आवाज़, एक कदमों का आवाज़ सुनाई दिया। आई लुक बैक बट देयर वॉज नो वन। मैंने संगे संग पीछे देखा लेकिन कोई नहीं था। As I sat down again, thinking it to be an illusion, I heard many footfalls, as if a large number of persons were rushing down the steps. मैंने फिर से बैठ गया। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा मन का कोई मतलब भूल होगा, ठीक है, गलती से कुछ मैंने उल्टा सीधा सोच लिया होगा। उसी वक्त मैंने अब एक कदम नहीं, काफ़ी सारे कदमों का आहट सुना। ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत सारे आदमी दौड़ करके आ रहे हैं वहीं पीछे का स्टेप्स में से। A strange thrill of delight, slightly tinged with fear, passed through my frame. And though there was not a figure before my eyes, methought I saw a bevy of joyous maidens coming down the steps to bathe in the susta in the summer evening. एक अजीब सा आनंद भी मुझे हुआ, मज़ा भी मुझे आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर भी लगा। एक ऐसा फीलिंग पूरा मेरा शरीर में से पास कर गया और मेरा आंखों के सामने एक इंसानी चेहरा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगने लगा कि जैसे मैं अपने आंखों के सामने देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारी हंसती मुस्कुराती सुंदर महिलाएं आ रही हैं उस स्टेप्स में से उतर करके नहाने के लिए शुस्ता में शाम का टाइम में। Not a sound was in the valley, in the river or in the palace to break the silence. चारों तरफ इतना सन्नाटा था और एक आवाज़ भी नहीं था पूरा वैली में, नदी में या फिर पैलेस में भी कोई साइलेंस को ब्रेक करने के लिए। लेकिन आई डिस्टिंक्टली हर्ड द मेडन्स गे एंड mirthful लाफ। लेकिन मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था उन लड़कियों की, उन खूबसूरत लड़कियों की खिलखिलाती हुई हंसी मुझे सुनाई दे रहा था। Like the goggle of a spring gushing forth in 100 cascades as they run past me. ठीक जैसे एक जो झरना होता है वो अपने काफ़ी सारे सहस्त्र धाराओं में वो आती है, खिलखिलाते हुए आती है, आवाज़ करते हुए आती है, ठीक वैसे ही झरना जैसे उनका हंसी मजाक भी जैसे झरना जैसे बह करके आ रहा था। एज दे रन पास्ट मी इन क्विक प्लेफुल परसूट ऑफ ईच अदर टुवर्ड्स द रिवर। ठीक जैसे वो लोग, वो लड़कियां एक दूसरे के पीछे पीछे आ रही हैं, मुझे पास करते हुए जा रही हैं, तो मुझे साफ साफ ये महसूस हुआ, मुझे सुनाई दिया उनका पैरों का आवाज़, उनका हंसी का आवाज़, सब मुझे सुनाई देने लगा विदाउट नोटिसिंग मी एट ऑल। और ऐसा लगा जैसे वो लोग मुझे नोटिस किए ही नहीं, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ लेकिन वो लोग मुझे नहीं देख पा रहे हैं। एज दे वर इनविजिबल टू मी सो आई वॉज एज इट वर इनविजिबल टू देम।
जैसा लग रहा था कि जैसे मैं वो लोगों को नहीं देख पा रहा, ठीक वैसे वो लोग भी मुझे नहीं देख पा रहे, लेकिन सुनाई दे रहा, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा, मुझे महसूस हो रहा, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। द रिवर वॉज परफेक्टली काम, but I felt that its still, shallow, and clear water were stirred suddenly by the splash of many an arm jingling with bracelets. मुझे साफ साफ अपना आंखों से दिखाई दिया कि जो नदी का पानी था परफेक्टली शांत था, उसमें कुछ ज़रा सा भी हिल डोल नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि इसका जो उतना शैलो इन द सेंस नॉट डीप, नॉट इसका गंभीर और इसका जो साफ पानी है ना, वो उसमें कुछ चंचलाहट हो रही है, पानी में कुछ हलचल हो रही है। किस चीज़ से हलचल? बहुत सारे हाथ से पानी हिल रहा है। कैसा हाथ? जिस हाथ ब्रेसलेट से झंझना रहा, और वो लड़की लोग हंस रही है एंड डैश्ड एंड स्पैटर्ड वाटर एट वन अदर, एक दूसरे की तरफ पानी छिड़क रही है। एंड द फीट ऑफ द फेयर स्विमर्स टॉस्ड द टाइनी वेव्स अप इन द शावर्स ऑफ पर्ल, और जैसे इन सारे गोरे गोरे सुंदर लड़कियों के पैर से पानी उछल रहा है, ठीक जैसे मोती का बूंद हो। आई फेल्ट अ थ्रिल एट माई हार्ट, मैंने अपना दिल में एक अजीब सा थ्रिल, एक एक्साइटमेंट मैंने फील किया। आई कैन नॉट से वेदर द एक्साइटमेंट वॉज ड्यू टू फियर और डिलाइट और क्यूरियोसिटी, मुझे पता नहीं ये जो एक्साइटमेंट था ये क्या डर से था या आनंद से था या फिर उत्सुकता से था। आई हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सी देम मोर क्लियरली, मुझे बहुत जोर से इच्छा हुआ कि मैं उन लोग को और थोड़ा स्पष्ट तरीके से देखूं, बट नॉट वॉज विजिबल बिफोर मी, नॉट यानी नो वन, बट एक लड़की भी मुझे दिखी नहीं। आई थॉट आई कुड कैच ऑल दैट दे सेड इफ आई ओनली स्ट्रेन्ड माई ईयर्स, मुझे लगा कि बस मैं अपना कान को थोड़ा सा और मतलब स्ट्रेस करूँ तो मुझे सब सुनाई देगा वो लोग क्या बात कर रहे हैं। बट हाउ एवर हार्ड आई स्ट्रेन देम, आई हर्ड नथिंग बट द चर्पिंग ऑफ द सिकाडाज इन द वुड्स, बट कितना भी मैं ज़बरदस्ती मेरे कान को फोकस करूँ ना क्यों, मुझे उस जंगल में से सिर्फ सिकाडा, सिकाडा यानी एक जंगली एक तरीके का इंसेक्ट होता है, बस उसका आवाज़ छोड़ करके मुझे और कुछ आवाज़ सुनाई नहीं दिया। इट सीम्ड एज इफ अ डार्क कर्टेन ऑफ 250 years was hanging before me and I would fain lift a corner of it tremblingly and peer through, though the assembly on the other side was completely enveloped in darkness. ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे सामने 250 साल का एक गहरा घना काला पर्दा टांग दिया गया हो, और मैं डरते डरते उस पर्दा का एक कोना उठा के उसमें से झांक के देखने का कोशिश कर रहा हूँ कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा। रहस्य और घना अंधेरा से सब कुछ ढका हुआ है। The oppressive closeness of the evening was broken by a sudden gust of wind, and the still surface of the Shusta rippled and curled like the hair of a nymph, and from the woods wrapped in the evening gloom there came forth a simultaneous murmur. ये जो पूरा शाम का एकदम दर्दनाक साइलेंस था, ठीक है ना, ये अचानक से टूट गया। किससे? अ सडन गस्ट ऑफ विंड, एक अचानक से एकदम का हवा चला, उससे चारों तरफ का जो साइलेंस था वो टूट गया, और शुस्ता का वो जो एकदम शांत सा ठहराव था वो अचानक से उसमें कुछ रिपल्स आने लगे, उसमें कुछ लहर आने लगे अचानक हवा का गस्ट से। और वो लहर आके कैसा लग गया? जैसा कोई जल परी का हेयर जैसा, बाल जैसा वो लहर आ गया हो। और जो जंगल था पूरा अंधेरा में और पूरा साइलेंस में ढका हुआ जंगल था, वहां से एक अचानक से मरमर का आवाज आने लगा, एज दो दे वर अवेकनिंग फ्रॉम अ ब्लैक ड्रीम, जैसे काला घना सपनों से जगे उठ रहे सब कोई। Call it reality or dream, the momentary glimpse of that invisible mirage reflected from a far off world, 250 years old, vanished in a flash. अब इसको चाहे तुम सच बोल लो या इसको चाहे तुम सपना बोल लो, वो जो थोड़ा देर के लिए मुझे एक इनविजिबल जैसा एक ड्रीम दिखा था, एक एक्सपीरियंस हुआ था ना, ये एक झटके में 250 साल पुराना ये जो एक एक्सपीरियंस था, ये एक झटके में वैनिश हो गया। The mystic forms that brushed past me with their quick, unbodied steps and loud, voiceless laughter, and threw themselves in the river, did not go back wringing their dripping robes as they went. हालांकि ये जो रहस्यमयी अशरीरी ये जो सुंदर महिलाएं अपना खुले हुए बालों का साथ, नंगे पैरों का साथ और हंसी का आवाज़ के साथ आए थे एक के बाद एक और शुस्ता रिवर में डुबकी लगाए थे, ये लेकिन उठ करके अपना कपड़ों को सुखाते हुए वापस नहीं गए।
Like fragrance wafted away by the wind, they were dispersed by a single breath of the spring. ठीक जैसे हवा का झोंका आकर के खुशबू को उड़ा ले जाता है, वैसे ही लगा कि जैसे एक हवा का झोंका जैसे ये आया था, सब कोई को उड़ा लेके गया. Then I was filled with a lively fear that it was the muse that had taken advantage of my solitude and possessed me. The witch had evidently come to ruin a poor devil like myself, making a living by collecting cotton duties. फिर मुझे एक ऐसा डर लगा कि जैसे, हालांकि डर नहीं लगा था, ये थोड़ा मजाक करके वो बोल रहे कि फिर मुझे डर लगा कि कहीं पोइट्री का जो देवी है उन्होंने कहीं मुझे पकड़ नहीं लिया ना, कि मैं अकेले यहाँ बैठा हूँ, कुछ काम करने का है नहीं, टैक्स कलेक्टर बेचारा. तो मेरा मन में इमेजिनेशन इतना ज़्यादा आ रहा है, इतना ज़्यादा पोइट्री आ रहा है कि मैं अपने आंखों के सामने सब कुछ कल्पना कर रहा हूँ. आई डिसाइडेड टू हैव अ गुड डिनर. मैंने डिसाइड किया कि अब चलो, अब एक बढ़िया सा मुझे डिनर करना है. इट इज़ द एम्प्टी स्टमक दैट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनक्योरेबल डिजीजेस फाइंड एन ईजी प्रे. क्योंकि खाली पेट है ना, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ दिमाग में आता है. उल्टा सीधा जितना डिजीज़ है, जितना बुरा ख्याल है, सब खाली पेट ज़्यादा आता है. I sent for my cook and gave orders for a rich, sumptuous dinner, redolent of spices and ghee. तो मैंने क्या किया, मेरा कुक को, मेरा जो बावर्ची था उसको ऑर्डर दिया कि एकदम बढ़िया से एकदम पूरा रिच मसाला वाला एकदम स्पाइसेस डाल के, घी डाल के एक बढ़िया से डिनर बनाओ, बढ़िया टेस्टी डिनर बनाओ. नेक्स्ट मॉर्निंग द होल अफेयर अपीयर्ड अ क्वियर फैंटेसी. अगला दिन सुबह मुझे पूरा ये जो किस्सा था ना, ये बस एक अजीब सा एक मेरा कल्पना लगा. With a light heart, I put on a solar hat like the sahibs and drove out to my work. अब मेरा दिल काफ़ी हल्का हो गया था, मुझे और कोई टेंशन नहीं था. मैंने अपना साहेब जैसा सोलर हैट पहना और चल गया ड्राइव करके मेरा काम की तरफ. I was to have written my quarterly report that day. उस दिन मेरा जो क्वार्टरली रिपोर्ट होता है ना, मैंने उस दिन बनाना था. And expected to return late. और मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि रिपोर्ट बनाते तो लेट होगा, तो लौटने में भी लेट होगा. बट बिफोर इट वॉज डार्क आई वॉज स्ट्रेंजली ड्रॉन टू माई हाउस. लेकिन जैसे ही अंधेरा होने वाला था, मुझे एक अजीब सा आकर्षण लगा. मुझे लगा जैसे मेरा वो घर, वो महल मुझे बुला रहा है. By what I could not say, I felt they were all waiting and that I should delay no longer. मुझे पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, लेकिन लग रहा था जैसे कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है और मुझे बिल्कुल देरी नहीं करना चाहिए. Leaving my report unfinished, I rose, put on my solar hat and startling the dark, shady, desolate path with the rattle of my carriage, I reached the vast, silent palace standing on the gloomy skirts of the hills. जैसे मेरा रिपोर्ट फिनिश तो हुआ नहीं था, पूरा नहीं तो आधा अधूरा रिपोर्ट फेंका मैंने, उठा, मेरा सोलर हैट पहना और वो अंधेरी रास्ता में से मेरा जो कैरेज था, जो गाड़ी था, वो पूरा रैटल करते हुए, आवाज़ करते हुए अंधेरे को और साइलेंस को चीरते हुए वो चला वहीं अंधेरा पैलेस का तरफ, जहाँ कोई ना कोई मेरा वेट कर रहा है. ऑन द फर्स्ट फ्लोर द स्टेयर्स लेड टू अ वेरी स्पेशियस हॉल. जो पहला फ्लोर था ना, स्टेयर्स जो पहला फ्लोर में लेके जा रहा था, वो काफ़ी बड़ा एक हॉल वहाँ पे था. इट्स रूफ स्ट्रेचिंग वाइड ओवर ऑर्नामेंटल आर्चेस रेस्टिंग ऑन 3 rows ऑफ मैसिव पिलर्स. अब यहाँ का वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि काफ़ी कारुकार्य करने वाला डेकोरेटेड आर्चेस थे, खिलान थे, और 3 रो ऑफ बहुत बड़ा बड़ा पिलर्स का 3 रो था, उसके ऊपर बहुत सुंदर कारुकार्य वाला खिलान थे. द ग्रोनिंग डे एंड नाइट अंडर द वेट ऑफ इट्स ओन इंटेंस सॉलिट्यूड. जैसे लग रहा था इतना सुंदर सब महल अपना ही भार के अंदर दिन और रात दब रहा है और चित्कार कर रहा है. द डे हैड जस्ट क्लोज. दिन बस खत्म ही हुआ था. एंड द लैम्प्स हैड नॉट येट बिन लाइटेड. और अभी तक लैम्प को जलाया नहीं गया था, क्योंकि अभी तक उतना अंधेरा हुआ नहीं था. As I pushed the door open, a great bustle seemed to follow within. जैसे ही मैंने दरवाज़ा को खोला, लगा कि एक बहुत भीड़ अंदर है और अंदर अंदर आ गया मेरे साथ. As if a throng of people had broken up in confusion and rushed out through the doors and windows and corridors and verandas and rooms to make its hurried escape. जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, पूरा सब लगे एक जमात वहाँ पे खड़ा था और अचानक से कंफ्यूज सब हो गया कि कौन दरवाज़ा खोल दिया. सब दौड़ के भाग रहे थे, दरवाजे से, खिड़की से, कॉरिडोर से, बरामदा से, चारों तरफ. यहाँ आज का वीडियो में बस इतना ही. अब इसका आगे का पार्ट अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो वो भी कमेंट डाउन कीजिए. तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डालूंगा. और थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोस. स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा. इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे ही अपलोड होगा आप तक पहुँच जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.